का दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में हमें देखना है कि जाति शब्द का अर्थ क्या होता है? समूह। ये दोनों बातें हमें ध्यान रखनी है। जाति का अर्थ समूह होता है और व्यक्ति का अर्थ एक होता है। ये दोनों बातें हमें ध्यान रखनी। जाति का अर्थ समूह है और व्यक्ति का अर्थ एक। जातिवाचक संज्ञा का मतलब है कि एक से अधिक वस्तुओं का ज्ञान कराने वाली संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये आप ध्यान रखिए कि एक से अधिक वस्तुओं का ज्ञान कराने। यदि एक ही वस्तु का ज्ञान करा रही है तो कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और एक से अधिक वस्तुओं का ज्ञान हो रहा है तो कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। अब इसमें हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी है और वो ये बिंदु आप देखेंगे, उन बिंदुओं में देखें जातिवाचक संज्ञा की पहचान के बिंदु। जातिवाचक संज्ञा की पहचान के बिंदु में पहला बिंदु देखो, पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के नाम। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? ठोस, दूसरी द्रव्य और तीसरी गैस। द्रव्य को तरल भी कहा जा सकता है। यानी इन तीनों जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं, इनके सारे शब्द हैं वो जातिवाचक संज्ञा में आए। ठोस में हम देखेंगे जैसे लकड़ी, ठोस में लकड़ी, पत्थर, दोनों शब्द हैं वो पदार्थ की ठोस अवस्था का नाम। और ठोस अवस्था का नाम है कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। फिर दूसरा देखेंगे तरल यानी द्रव्य। और द्रव्य में हम देखेंगे कि द्रव्य में जो तरल पदार्थ है जैसे घी, दूध, पानी, दही, चाय, जितने भी आपके तरल पदार्थों के नाम हैं वो सारे के सारे किसमें आ जाते? पेट्रोल, ये भी तरल में है, डीजल, सब के सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा। फिर तीसरा है गैस। जितनी भी गैस है वायुमंडल में उनके नाम हैं वो सारे के सारे क्या हैं? जातिवाचक संज्ञा। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा। ये आपको ध्यान रखना। पदार्थ की तीन अवस्थाएं कौन कौन सी? ठोस, द्रव्य, गैस। ठोस में लकड़ी, पत्थर आदि, द्रव्य में घी, दूध, पानी, दही, पेट्रोल, डीजल, ये सब। गैस में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन, जितनी भी गैस हैं वायुमंडल में उन सब के नाम इसके अंतर्गत आ जाए। ये आपको बिंदु ध्यान में रखना। फिर दूसरा बिंदु गहने व आभूषणों के नाम। जितने भी नाम हैं गहनों व आभूषणों के, उसमें देखो जैसे मान लो आपका आभूषण है बाजूबंद, बाजूबंद है तो ये भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा। ऐसे ही आपका दूसरा लिख लो तिमणिया, ऐसे कमरबंद, ऐसे चूड़ामणि, जितने भी आभूषणों के नाम हैं ऐसे जैसे बहुत बार पूछे जाते हैं चूप, चौक, रखन, सब के सब
कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। इसके बाद देखो अगला तीसरा बिंदु हमारा रिश्ते नाते या संबंध का नाम। इस पर आपको महत्वपूर्ण ध्यान देना है और ये कई बार परीक्षाओं में पूछा ही जाता रहता है। रिश्ते नाते में आप लिख लेंगे माता, पिता, पुत्र, पुत्री, चाचा, जितने भी रिश्तों के नाम हैं, चाहे सास है, ससुर, दुहिता, जितने भी रिश्तों के नाम हैं वो सारे के सारे जातिवाचक संज्ञा होती है। इसके बाद संबंध का नाम, इसमें देखो संबंध में दोस्त, मित्र, शत्रु, सखी, सहेली। अब यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि देखो जैसे मान लो हमने ये शत्रु ले लिया तो, और यदि परीक्षा में दे दिया अरि में कौन सी संज्ञा है, तो ये ध्यान रखना है हमें। यदि शत्रु में जातिवाचक संज्ञा है तो अरि में भी कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। तो ये इनके पर्यायवाची, जैसे मान लो सखी है, इसमें जातिवाचक संज्ञा है तो इसका शब्द दे दिया सहचरी, ये दे दिया कि सहचरी में कौन सी संज्ञा है, तो सहचरी में भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा। ये आपको ध्यान रखना। लेकिन यहाँ आप एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ हो जाने के लिए आपको दोस्त से बनाएगा दोस्ती, तो ये ध्यान रखेंगे दोस्ती में जातिवाचक संज्ञा नहीं है। मित्र से मित्रता, मित्रता में भी जातिवाचक संज्ञा नहीं है। शत्रु से शत्रुता, इसमें भी जातिवाचक संज्ञा नहीं है। यह आपको ध्यान रखना है। दोस्ती, मित्रता, शत्रुता, इनमें जातिवाचक संज्ञा नहीं है तो कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये रिश्ते नाते या संबंध का नाम, इसमें जातिवाचक संज्ञा होगी। बाकी इनसे यदि हम भाववाचक संज्ञा जो बनाते हैं वो अगले कालांश में देखेंगे कैसे बनी। फिर देखो पद का नाम। पद का नाम में आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है, दो पद के नाम ध्यान रख लो, राष्ट्रपति और राज्यपाल। एक है आपका प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। आपको ऐसा लगेगा कि ये तो एक ही होते हैं, लेकिन इन सब में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ऐसे मंत्री, अध्यापक, कृषक, ऐसे नेता। ये महत्वपूर्ण शब्द है, आपको ध्यान रखना है। नेता कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन एक शब्द आ गया जैसे नेत्री, नेत्री में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। ये ध्यान रखेंगे। नेता का स्त्रीलिंग क्या होता है? नेत्री। नेता भी जातिवाचक है और नेत्री भी जातिवाचक है। ऐसे लेखक हो चाहे लेखिका, गायक, गायिका, दूसरा ये मान लो अभिनेता। एक शब्द है अभिनेता, इसमें कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा। अभिनेता का स्त्रीलिंग क्या होगा? अभिनेत्री। उसमें भी कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक। यानी पद का नाम है
वो जातिवाचक संज्ञा होता है। ऐसे ही मान लो सैनिक, सैनिक है, सिपाही, जितने भी पदों के नाम हैं वो सारे के सारे क्या है, जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद देखो, लेकिन यहाँ हमने एक बात लिखी है, व्यवसाय का नाम भाववाचक संज्ञा होता है। यानी पद का नाम तो जातिवाचक संज्ञा और व्यवसाय का नाम क्या होगा, भाववाचक संज्ञा। तो ये ध्यान रखेंगे कि चिकित्सक है वो तो क्या है, पद का नाम है और कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक। लेकिन इस चिकित्सक का व्यवसाय क्या है, चिकित्सा, इसलिए ये कौन सी संज्ञा है, भाववाचक। ऐसे मान लो अध्यापक, ये तो पद का नाम है तो इसलिए कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक। लेकिन इसका व्यवसाय क्या है, अध्यापन, क्या है, अध्यापन, इसलिए ये कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। ऐसे मान लो एक शब्द है नौकर, नौकर है, ये तो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन इसका जो व्यवसाय है नौकरी, ये कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। अध्यापन कौन सी है, भाववाचक संज्ञा। और इसमें ये आपको ध्यान रखना, जैसे मजदूर, हाँ मजदूर, मजदूर ये तो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन मजदूरी ये कौन सी संज्ञा है, भाववाचक। ऐसे ही एक शब्द देखो अभिनेता। अब आपसे ये पूछ ले कि अभिनेता से भाववाचक संज्ञा कैसे बनी, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभिनेता कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक, ये तो जातिवाचक है, लेकिन इससे भाववाचक बनेगा तो क्या बनेगा, इसका काम क्या है, व्यवसाय क्या है, अभिनय। तो अभिनय हो जाएगा कौन सी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। और इसको अच्छे से हमें भाववाचक संज्ञा में और अच्छे से पढ़ेंगे। आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि पद का नाम, चाहे नौकर है, मजदूर है, कृषक है, डॉक्टर है, जैसे मान लो चिकित्सा और चिकित्सक तो हमने बनाया, लेकिन डॉक्टर से क्या बनाए, डॉक्टर से हम बहुत बार प्रयोग भी करते हैं सामान्य आम बोलचाल में, डॉक्टर से डॉक्टरी। तो ये हमें ध्यान रखना है कि व्यवसाय का नाम भाववाचक संज्ञा होगा, परंतु पद का नाम क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद अगला बिंदु देखो, किसी भी शब्द का बहुवचन रूप, ये महत्वपूर्ण बिंदु है, आपको ध्यान रखना है। कोई भी शब्द है उसका बहुवचन रूप है तो वो निश्चित रूप से कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। और इसमें देखो, जैसे एक शब्द है अच्छा और इसका बहुवचन रूप हो गया अच्छाइयाँ। अच्छाइयाँ शब्द है वो जातिवाचक है, अच्छा आप जानते हैं विशेषण, और ये क्या है, जातिवाचक। कोई भी शब्द हो, ऐसे अच्छाइयाँ हुआ तो बुराइयाँ हो जाएगा। ऐसे ही जितने भी बहुवचन रूप वाले शब्द हैं, जैसे अब मुझे आप एक बात बताओ, हमने इतना पढ़ लिया है तो ये बताओ व्यक्ति में कौन सी संज्ञा है, व्यक्ति शब्द में कौन सी संज्ञा है। ये ध्यान रखना आप कि व्यक्ति में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि व्यक्ति किसी एक का नाम नहीं है, व्यक्ति किसी समूह का नाम है और एक से ज्यादा का ज्ञान करा रहा है। तो कहीं ये आपको दिक्कत नहीं करनी है कि व्यक्ति नाम है इसलिए इसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद देखो, शरीर के अंगों का नाम, जितने भी नाम है शरीर के अंगों के, हाथ, पैर, मस्तक,
ललाट। इसका ध्यान रखना है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि ललाट शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसे ही बाल, ऐसे ही नाक, ऐसे ही पैर आ गया आपका, ऐसे ही कान। तो ये आपको ध्यान रखना है कि शरीर के जितने भी अंगों के नाम हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, जातिवाचक संज्ञा। इसमें ललाट शब्द को ध्यान रखिए, ये कई बार पूछा जाता है। बाल शब्द को भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि इससे अगले पार्ट में हम लेंगे जातिवाचक संज्ञा के भी, उसमें यहाँ हम बाल को महत्वपूर्ण रखेंगे। इसके बाद देखो खनिज पदार्थों का नाम। जितने भी खनिज पदार्थ हैं वो सब के सब किस में आएंगे, जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। जैसे मान लो कोयला है, लोहा, सोना, चांदी, अभ्रक, तांबा, टंगस्टन, जितने भी हैं ये आपको ध्यान रखना है। जितने भी खनिज पदार्थों के नाम है, धातुओं के नाम है, वो सब के सब किस में आएंगे, जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। ये 7 बिंदु आपको स्पष्ट होने चाहिए। पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के नाम, गहने व आभूषणों के नाम, रिश्ते नाते या संबंध का नाम, पद का नाम, ये ध्यान रखें। व्यवसाय का नाम क्या होता है, स्वभाववाचक संज्ञा होता है, किसी भी शब्द का बहुवचन रूप। शरीर के अंगों का नाम और खनिज पदार्थों का नाम, ये 7 बिंदु हैं। सातों आपको ध्यान में रखने हैं। सातों के सातों बिंदुओं में प्रयुक्त होने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा होते हैं। अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण बिंदु और, यदि कोई व्यक्ति वाचक संज्ञा किसी की उपमा देने में प्रयुक्त हो जाए तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। ये बात आपको महत्वपूर्ण याद रखना कि कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा है और वो किसी की उपमा देने में प्रयुक्त हो जाए तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। वो कैसे, ये देखते हैं। ये हमें वाक्य में प्रयोग करके देखने पर पता चलेगा कि कैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो किसी की उपमा में प्रयुक्त होकर जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। और इसमें देखो, आप एक वाक्य लिखेंगे और वो लिखेंगे उदयपुर राजस्थान का कश्मीर है। उदयपुर राजस्थान का कश्मीर। दूसरा वाक्य है कश्मीर भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश है। 2 वाक्य आपके सामने लिखे हुए हैं। उदयपुर राजस्थान का कश्मीर है और दूसरा वाक्य है कश्मीर भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। अब यहाँ इन दोनों वाक्यों में हम देखेंगे। देखो, उदयपुर स्थान विशेष का नाम है, इसलिए कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर इसके बाद देखो राजस्थान राज्य विशेष का नाम है, इसलिए कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन ये कश्मीर शब्द है, ये भी स्थान विशेष का ही नाम है,
ये है तो स्थान विशेष का ही, लेकिन जिस स्थान का नाम है उस स्थान के लिए नहीं आया। यहाँ कश्मीर का मतलब जिस स्थान का कश्मीर नाम है वास्तव में वो नहीं है, ये किसके लिए आया है? उदयपुर के लिए। और कश्मीर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन उदयपुर की उपमा देने में प्रयुक्त हुई है, इसलिए ये कौन सी संज्ञा होती है? जातिवाचक संज्ञा। याद देखो, कश्मीर किसी की उपमा देने में प्रयुक्त नहीं हुआ, इसलिए कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक। भारत किसी की उपमा नहीं दे रहा है, व्यक्तिवाचक। केंद्र शासित और प्रदेश है, ये कौन सी है? जातिवाचक। अब आप एक उदाहरण से और समझे। कालिदास, एक ये और जान रखें, कालिदास में लय में ई की मात्रा छोटी। कालिदास भारत के शेक्सपियर है, कालिदास भारत के शेक्सपियर है। अब यहाँ देखो, कालिदास कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। और शेक्सपियर भी कौन सी संज्ञा थी? व्यक्तिवाचक थी। लेकिन यहाँ शेक्सपियर शब्द है, वो शेक्सपियर के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है, तो किसको उपमा दी गई है इसकी? कालिदास। और जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी की उपमा देने में प्रयुक्त हो जाए तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। तो यहाँ शेक्सपियर शब्द कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। इसी के साथ और देखो, या तो ऐसे आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा या फिर एक एग्जाम्पल और देखो, ऐसे भी आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। और उदाहरण लिखो आप, जैसे मुझ अभाग्य सूरदास की सहायता कौन करेगा? सहायता कौन करेगा? मुझ अभाग्य सूरदास की सहायता कौन करेगा? अब यहां देखो, ये सूरदास शब्द किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होनी चाहिए थी, लेकिन उपमा देने के लिए प्रयुक्त हुई है। किसे उपमा दी गई है? खुद को। तो खुद को क्या बताया गया है? सूरदास। इसलिए उपमा देने में प्रयुक्त होने के कारण यहाँ कौन सी संज्ञा है? सूरदास जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। फिर ऐसे ही एक उदाहरण और लिखो, वह तो एकलव्य है, वह तो एकलव्य है, गुरु के लिए कुछ भी कर सकता है, गुरु के लिए कुछ भी कर सकता है। वह तो एकलव्य है, गुरु के लिए कुछ भी कर सकता है। अब यहां देखो, एकलव्य शब्द, एकलव्य व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, लेकिन यहाँ उपमा देने के लिए प्रयुक्त हुई है। और किसे उपमा दी गई है? वह को उपमा दी गई है, इसलिए एकलव्य है, वो कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ऐसे हाँ, गुरु तो जातिवाचक है ही पहले से, गुरु तो पहले से ही जातिवाचक है। लेकिन यहाँ बात एकलव्य की कर रहे हैं कि एकलव्य व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हुए भी
और क्या बन गई, जातिवाचक संज्ञा बन गई। क्यों बन गई, क्योंकि किसी की उपमा देने में प्रयुक्त हुई है। जैसे एक वाक्य अब आप खुद लिखो, वह तो भीष्म पितामह निकला, वह तो भीष्म पितामह निकला जो अपने स्थान से हिला तक नहीं। वह तो भीष्म पितामह निकला जो अपने स्थान से हिला तक नहीं। यहाँ भीष्म पितामह में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ देखो आपने जो वाक्य लिखा है कि वह तो भीष्म पितामह निकला जो अपने स्थान से हिला तक नहीं। यहाँ भीष्म पितामह शब्द खुद भीष्म पितामह के लिए नहीं आया, किसके लिए आया है, वह, यानी उपमा देने में प्रयुक्त हुआ है। और जहां कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा उपमा देने में प्रयुक्त हो जाए तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। एक उदाहरण आप खुद लिखेंगे और वो उसको करेंगे, लिखो, वह तो विभीषण निकला, वह तो विभीषण निकला जो अपनों को ही धोखा दे गया। वह तो विभीषण निकला जो अपनों को ही धोखा दे गया। यहाँ विभीषण शब्द को रेखांकित करो और संज्ञा की पहचान करो। विभीषण शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऐसे ही यदि शब्द का बहुवचन रूप प्रयुक्त हो जाए तो भी आपको क्या करना है, जातिवाचक संज्ञा करना है। कैसे करेंगे ये देखो, जैसे एक वाक्य लिखो, आजकल समाज में रावणों की कमी नहीं है, रावणों की कमी नहीं है। आजकल समाज में रावणों की कमी नहीं है। अब यहां देखो, रावण, रावण शब्द, रावण है वो कौन सी संज्ञा है, लेकिन इसका बहुवचन रूप आ गया क्या, रावण, तो कौन सी संज्ञा बन गया, जातिवाचक संज्ञा बन गया। यह आपको ध्यान रखना है। जैसे दूसरा वाक्य लिख लो, अच्छों के साथ रहो, अच्छों के साथ रहो। अब यहां देखो, अच्छो शब्द, मूल शब्द क्या था, अच्छा। अच्छा मूल शब्द कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। लेकिन यहाँ कौन सा रूप प्रयुक्त हुआ, बहुवचन, और बहुवचन हुआ तो क्या बन गया, जातिवाचक संज्ञा। फिर एक वाक्य और लिख लो, हम गरीबों की सहायता करो, हम गरीबों की सहायता करो, हम गरीबों की सहायता करो। यहां देखो, रेखांकित शब्द गरीबों, ये बहुवचन रूप है, इसलिए कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक। मूल शब्द क्या था, गरीब, गरीब है वो मूल रूप से विशेषण शब्द है। कौन सा शब्द है, विशेषण। और यदि बहुवचन रूप में प्रयुक्त हो गया तो कौन सी संज्ञा बन गई, जातिवाचक संज्ञा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है।
कि किसी भी शब्द का यदि बहुवचन रूप प्रयुक्त होता है और उसमें संज्ञा पूछी जाती है तो कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक। यदि कोई भी व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी की उपमा बताने में प्रयुक्त हो जाए तो कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा।